हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली चल रही है। हमने जो नवा चैप्टर था त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, उसके क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे और एकदम शानदार तरीके से 7-8 क्लासों के अंदर उस चैप्टर का एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन किया था। और उम्मीद यही करता हूँ आपने बढ़िया तरीके से आपने वो चीज़ें कर ली होगी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वर्त। वर्त यानी कि सर्कल्स। एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 10.1 10.2 प्रश्नावली है, 3 एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। अब लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ऐसा मुझे कुछ चीज़ें ऐसी है जो 9th क्लास की भी यहाँ डिस्कशन करनी पड़ेगी। रीज़न ये है कि वरना क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें सर्वांग क्षमता से रिलेटेड भी आएगी, जैसे छठा चैप्टर था अभी हमने पढ़ा नहीं, उससे रिलेटेड आएगी, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना, आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी। मस्त रहिए आप लोग। तो बढ़िया तरीके से चैप्टर को शुरू करते हैं, एक एक चीज़ समझते हैं। ये इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना अगला चैप्टर समझ में आएगा नहीं, वर्तों से संबंधित क्षेत्र। तो लगातार पढ़ेंगे 10वां 11वां 12वां 13वां, ठीक है, और 14वां, फिर हम चलेंगे वापस छठे चैप्टर, छठा करेंगे लास्ट के अंदर, ठीक है। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से वर्त को देखना। 2-3 वीडियो इसमें लगेंगे, 3-4 भी लग सकते हैं इंट्रोडक्शन के। बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि चाप क्या होता है, वर्त की जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, वर्तखंड क्या होता है। क्योंकि त्रिज्य खंड वर्तखंड भी इसीलिए जरूरी हो जाता है पढ़ना क्योंकि अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है वर्तों से संबंधित क्षेत्र में त्रिज्य खंड और वर्तखंड ही पढ़ना है। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आज हमारी क्लास कोई लिखने के लायक होगी नहीं, वो आपको केवल और केवल आज समझना। मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, पूरा आप एक बार का डिटेल से समझ लें। जो वर्ड जो है ना आगे हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ड आपके अगर दिमाग में आएंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, तो कल मैं जब इनको नोट्स के तौर पर लिखूंगा, बोर्ड के ऊपर लिखूंगा एक एक चीज़, तो आपको बहुत आनंद आएगा सर। चाहे 4 वीडियो लगे चाहे 5 वीडियो लगे, क्योंकि अगर ये बना दिया तो 10.1 का तो एक ही वीडियो 4 ही क्वेश्चन से, फिर 10.2 का इंट्रोडक्शन अलग से बना दूँ, 10.2 का अलग से इंट्रोडक्शन बना दूँगा, टेंशन मत लो। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी। बाकी अगर एक बात बताऊँ, 10.1 के हिसाब से पढ़ा हो ना तो आज का लेक्चर केवल और केवल 10 मिनट का। मैं केवल स्पर्श रेखा के ऊपर बात करूँ, स्पर्श रेखा के बारे में आपको सारी बातें बता दूँ और आपका काम हो जाए, इजी वे में हो जाए। लेकिन उससे पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए बच्चों को, चाप क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना वो हमें पढ़नी। बाकी लिखने का हम कल कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से आज जितनी बेसिक बातें हैं ना वो कर लेते हैं, कल बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इनको लिखेंगे। आगे बात समझ में बढ़िया तरीके से। 2 परमें हैं आपके, एक 10.1 परमें और एक 10.2 है। तो 10.1 तो कोई सिद्ध करने वाला है नहीं, 10.2 परमें आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। शानदार तरीके से चीज़ें करेंगे। इंट्रोडक्शन बहुत खास है, फिर एग्जाम्पल तो 3 ही है, लेकिन 3 एग्जाम्पल में बहुत शानदार चीज़ें आपके भाई ने आपका भाई जब आपको एग्जाम्पल करवाए बहुत शानदार तरीके से करवाएगा। और फिर क्वेश्चन है शायद 13, तो ज़्यादा वो टाइम लगेगा नहीं, ऐसे बड़ा नहीं है, कम से कम 7-8 लेक्चर का चैप्टर है। तो कोऑपरेट कीजिए, बढ़िया तरीके से काम करिए। तो शुरू करते हैं साहब वर्त के। अब वर्त क्या होता है आप सबको बताया कि सर ऐसा एक वर्त होता है, कोई चूड़ी की सहायता से, कोई गिलास की सहायता से, कटोरी की सहायता से आपने एक गोल घेरा बना दिया, इसका मतलब वो वर्त है। वो क्या है? वर्त है। और वर्त में ये वर्त का क्या कहलाता है? केंद्र। और यहाँ से अगर आपने यहाँ एक बिंदु लिया, यहाँ पर ए, वर्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु आपने लिया और इसको आपने मिला दिया, तो ये वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो मैं लिख देता हूँ, छोटी मोटी बातें हैं जो आपको अभी लिखनी नहीं है, आपको केवल और केवल समझनी है। लिखने का काम मैं कल की क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। वर्त की त्रिज्या, और ये जो ओ है इसको बोला जाता है साहब वर्त का केंद्र। मैं आपको वर्त में ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ शायद आपने इससे पहले सुनी भी नहीं होगी। आप कहीं सर हमारा ज्ञान अधूरा रह गया 9th क्लास में, इतनी लाजवाब चीज़ें आपके सामने आने वाली। आपने एक ऐसा वर्त बनाए तो केंद्र तो लेना पड़ेगा। आप प्रकार लोगे तो प्रकार की जो नोक होगी, कुछ ना कुछ प्रकार खोलोगे, 3 सेंट 4 सेंट ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो वो प्रकार की जो नोक होगी वो आपकी कॉपी में गड्ढा तो करेगी, होल तो होगा उधर। जो होल होगा ना उसको एक आप पॉइंट देंगे और वो पॉइंट आपका ओ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओ। और फिर वर्त के ऊपर आपने कहीं पर भी बिंदु ले लिया, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर ले लिया। अगर आपने सपोज दैट वर्त के ऊपर यहाँ बिंदु ले लिया,
आपने एक बिंदु ले लिया बी और फिर इस रेखाखंड को यहाँ मिला दी, ये भी वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। आपने एक बिंदु यहाँ ले लिया सी और इसको यहाँ मिला दिया तो भी ये वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। आपने एक बिंदु ले लिया डी यहाँ पर और यहाँ इसको मिला दी तो भी ये वर्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। मतलब कहने का मतलब है ये जो ओ होता है ना, वो वर्त का क्या होता है, केंद्र होता है। और वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से जो मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वर्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो पहली परिभाषा दी आपको, सिर्फ वर्त की परिभाषा क्या होती है। वर्त क्या होता है, वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है। वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है, यह समूह होता है जो किसी स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। क्योंकि यह एक स्थिर बिंदु है। कौन सा बिंदु है, स्थिर बिंदु है। और ये स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है, हर बार स्थिर दूरी। अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और यहाँ अगर आप और एक पॉइंट ई देंगे तो भी एक स्थिर दूरी होगी। और इस स्थिर दूरी को वर्त की त्रिज्या बोला जाता है और स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र बोला जाता है। सारी बातें मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। आज आपको बेसिक बातें सुननी है, क्योंकि आज अगर आप सुन रखे होंगे ना तो कल मैं जब आपके सामने बातें करूंगा ना आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा रे ये वर्त तो हमारे पढ़ रखा है। मैं सीधी नोट शुरू करूं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में ऐसा कुछ नहीं। ये पार्ट 1 है, इसके बारे में जितनी हम बातें पढ़ेंगे ना उसके बारे में सुन लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, सारी बातें कर ली। उसके बाद आप जो भी चीज़ें करोगे आपको बहुत ईजी वे में समझ में आएगी, मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये है वर्त की परिभाषा। क्या होगी, वर्त की परिभाषा होगी वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो किसी स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित होता है। स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित, क्योंकि ओ कभी हिलेगा नहीं। और स्थिर जो बिंदु, स्थित अलग होता है ना, मैं वर्ड बोल रहा हूं स्थिर। कौन सा वर्ड बोल रहा हूं, स्थिर। स्थिर बिंदु को क्या बोला जाता है, वर्त का केंद्र। और स्थिर दूरी जो है, फिक्स्ड जो डिस्टेंस है, अचर जो दूरी है, उसको बोला जाएगा वर्त की त्रिज्या। और वर्त की त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, वर्त के ऊपर अनंत बिंदु स्थित हो सकते हैं, तो वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब वर्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। इसका मतलब वर्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। क्योंकि आपने कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया, अपनी मन मर्जी से देखो, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, आपने एक वर्त के ऊपर एक बिंदु स्थित कर दिया एफ, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। और रेखाखंड हमेशा एक सीधी रेखा होती है। रेखाखंड में कोई घुमाव नहीं होता है, कोई ऐसे ढील नहीं होती, एकदम सीधा। ये अगर आप बात करोगे, ये एक रेखाखंड है, आप इसको कैसे भी पकड़ लो, चाहे कैसे, ये एकदम है सीधा, कोई नहीं है, एकदम सीधा स्ट्रेट बना हुआ। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लिया, पढ़ा ऐसे बिल्कुल सर। यहाँ से आपने 3 चीजें पढ़ी, 4 चीजें। पहले वर्त की परिभाषा हमने देखी, वर्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। स्थिर बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है, स्थिर दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। ये बातें हो गई, आर वर्त की त्रिज्या। फिर हमने ये लिख दिया। फिर आपको वर्त की त्रिज्या के बारे में पता लगा। वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को, वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाती है। कल मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा, टेंशन मत, अभी कुछ भी मत लिखना, पेन कॉपी कुछ नहीं होनी चाहिए आपका, तो एकदम बढ़िया तरीके से मेरे को सुनो, आंख और कान खुले हुए होने चाहिए, बाकी कुछ भी आपको खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मुंह बिल्कुल ही खुला हुआ होना नहीं चाहिए, सुनिए केवल, ठीक है सब। ये हमने बना दी। फिर सपोज दैट हमारे पास एक तल है, ये आपका क्या है, तल। ये एक तल बना भाई, एक बोर्ड तल ही है आपकी, एक कॉपी एक तल ही है आपका, ठीक है। तल जिसको बोलते हैं समतल बोल दो। इस तल में आपने एक बना दिया वर्त। इस तल में आपने क्या बना दिया, वर्त बना दिया। इस बात को ध्यान रखना। इस तल में आपने क्या बना दिया, एक वर्त बना दिया। एक तल था या समतल जो भी बोल दो, इस तल में आपने एक बना दिया वर्त। आप बता सकते हैं कि ये तल कितने भागों में विभाजित हो गया। जैसे आपको पता हो तो हमने जब क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई थी निर्देशांक ज्यामिति में, तो वहां तल हमारे 4 भागों में विभाजित हो गया था, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ कितने भागों में विभाजित होगा ये बताइए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कितने भाग होंगे साहब इसके,
कितने भाग साहब? 3 भाग आपको याद रखने। कितने भाग? 3 भाग। एक तो देखो ये बाहर वाला भाग बना जो वर्त के बाहर है, जिसको आप बोलेंगे बहिर्भाग। वर्त का बहिर्भाग। एक ये खुद वर्त हो गया, ध्यान रखना, ये एक खुद क्या हो गया? वर्त। और एक हो गया वर्त का अभ्यंतर भाग। इसका मतलब जो वर्त होता है ना, जिस तल में स्थित होता है, उस तल को कितने भागों में विभाजित करेगा साहब? 3 भागों में। कोई भी तल, कोई भी वर्त जिस तल में स्थित होता है, उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। पहला वर्त का अभ्यंतर भाग, वर्त का अभ्यंतर भाग मतलब वर्त के अंदर वाला भाग। दूसरा खुद वर्त, और तीसरा वर्त के बाहर वाला भाग। 3 ही चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है, आपको जो दिख गई होगा। इसका मतलब कोई पूछ ले वर्त किसी तल को कितने भागों में विभाजित करना है, तो आपको जवाब देना 3। कितने भागों में? 3 भागों में। नाम लिखिए। तो वर्त का अभ्यंतर भाग मतलब वर्त के अंदर वाला भाग, दूसरा वर्त, तीसरा वर्त का बहिर्भाग यानी वर्त के बाहर वाला भाग। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी, और आपका भाई इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाएगा। आज सुनिए केवल, क्योंकि मैं सीधा अगर किसी वर्ड पे आऊंगा ना कल, अभी सीधे नोट्स लिखूँ आपको समझ में नहीं आएगी, वरना आज चीज़ें समझ में आ रखी होगी ना, तो कल लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। तो ठीक है, ये हमने पढ़ ली। 2 बातें हो गई हमारे पास, बिल्कुल सर। कुछ और बातें करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एकदम शानदार तरीके से हम इस लेक्चर को खत्म करने वाला, चिंता मत करो। ठीक है सर, बिल्कुल। अब ध्यान देना, ये वर्त का क्या है? केंद्र। वर्त ही वर्त बनाने, आपको इतने वर्त बनाने कि आप गोले बना बना के पागल हो जाओगे। ये वर्त है, और इस वर्त के ऊपर आपने ले लिया 2 बिंदु, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। ठीक है सर, एक आपने सी पॉइंट यहां ले लिया, एक डी पॉइंट यहां ले लिया, एक पी पॉइंट यहां ले लिया, एक क्यू पॉइंट यहां ले लिया, एक आर पॉइंट यहां ले लिया, एक एस पॉइंट यहां ले लिया। वर्त पर आपने 2-2 बिंदु ले लिए। अब आप किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जोड़ोगे ना, तो आपकी कुछ रेखाखंड बनेगा। जैसे देखो, सपोज मैं इसको जोड़ दूं, मैं चाहूं तो बी और एस को भी जोड़ सकता हूं। मैं सीधे सीधे जोड़ रहा हूं, इनको जोड़ दी, इनको जोड़ दी, और इनको जोड़ दी। और ये जो अगर आप बात करोगे ना, वर्त पर किसी स्थित बिंदुओं को, 2 बिंदुओं को जो जोड़ने वाला ये जो रेखाखंड आपके सामने बना है ना, ये वर्त की क्या कहलाती है साहब? जीवा कहलाती है। वर्त की क्या कहलाती है? आपके जीवा कहलाती है। मतलब वर्त पर किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड तो वर्त की त्रिज्या कहलाती है। लेकिन वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को, वर्त पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, आपने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दिया, इसका मतलब वो वर्त की क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। ये वर्त है, एक पॉइंट आपने यहां लिया, एक आपने यहां लिया, एक आपने यहां लिया, एक आपने यहां लिया, सी और डी। कोई जरूर नहीं एक को भी इससे मिलाया, आपने सपोज दैट इसको इससे मिला दी, ये भी वर्त की जीवा। आपने इसको इससे मिला दी, ये भी वर्त की जीवा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है साहब कि वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, वो वर्त की क्या कहलाती है? आपकी जीवा कहलाती है। अब वर्त की जीवा से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। क्या वर्ड पढ़ लिया हमने? वर्त की जीवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्त की जीवा मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ साहब। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको ये बातें इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं यही समझता हूँ कि आपने वर्त पहली बार पढ़ा, 9th में पढ़ा या नहीं पढ़ा, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, मैं किसी को बुरा ही नहीं कर रहा हूँ। आप में कमी होगी, उनमें होगी, मेरा काम है, मैं अपना काम 100% तरीके से करता हूँ। उसमें कभी कोई चोरी नहीं करता हूँ, ईमानदारी से ही काम किया जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को, ये मेरी गारंटी। बट होता क्या है कि जब आप मेहनत नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा कसर हो जाती है। अब 9th में अगर चीज़ें पढ़ रखे होते हैं ना, अगर आप 9th में पढ़ते तो आपको सिलेबस की टेंशन नहीं। मुझे यहाँ सिलेबस की भी टेंशन है। 9th में क्या सिलेबस होता है? 9th में पेपर ही स्कूल बनाती करती है, तो फिर बढ़िया तरीके से करवाओ सिलेबस, शानदार तरीके से। पढ़ने वाले बच्चों का भला हो यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ हमने जो बातें की है वो वर्त की जीवा कर दी। मतलब इसका मतलब कौन कौन सी वर्त की जीवाएं होगी इसके अंदर? एक तो ए बी है, देखो, एक सी डी है,
एक पी क्यू है और एक आर एस है। ये सब की सब क्या है, वर्त की जीवा है। कोई जरूरी नहीं, मैं अगर मैं ए को एस से मिला दूं ना तो भी ये वर्त की एक जीवा है। मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वर्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब ध्यान देना, एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है। एक जीवा सबसे बड़ी है, देख लो। एक जीवा ऐसी है जो वर्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, और जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। और ये जो व्यास है ना, ये लो, वर्त का जो व्यास होता है ना, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आपको कोई पूछ ले कि इस वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वर्त का व्यास होता है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें छोटी दो। जैसे जैसे आप इधर आए, ये इसका मतलब सर वर्त के व्यास की परिभाषा आप बता सकते हो। देखो वर्त की जीवा क्या हुई, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। आपने दो बिंदुओं को मिला दिया, आप सीधा मिलाएं, तिरछा मिलाएं, कैसे मिलाएं, वर्त की जीवा कहलाएगी। और ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजर जाएगी, वर्त का व्यास कहलाएगी। और वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी क्या होती, जीवा होती है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आएगी। और जब मैं सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स लिखूंगा, आपको नोट्स याद करने, बाकी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब साहब वर्त की जीवा क्या, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती। और ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरेगी, ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वर्त का व्यास कहलाती है। और वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। कोई पूछ ले कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो वर्त का क्या होती है, व्यास होती है। ये 150 आपको बातें ध्यान रखनी हुई। कुछ बातें क्लियर, ठीक है सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्त ही वर्त बनाने में कह रहा हूं ना आपको, ये आपका वर्त है। और इस वर्त के ऊपर आपने वापस दो बिंदु ले लिए। क्या ले लिया आपने, वर्त के ऊपर दो बिंदु ले ली। और आपकी डायरेक्शन है इधर, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। तो ये जो भाग है ना, ये वाला इतना, ये वाला मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तो वर्त की जीवा कहलाती है। लेकिन यहां अगर आप बात करोगे तो वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है वो वर्त का चाप कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, वर्त का चाप कहलाता है। छोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद आ रहे होंगे, सर हमने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा 9th क्लास का इसमें पढ़ रखा है। मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तो वर्त की जीवा कहलाती है। बट वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है ना, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है वो होता है वर्त का चाप। और भाग दो बने साहब, एक तो ये बना है, एक ये ऊपर वाला और बना है। तो ये तो छोटा चाप है, तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे साहब, लघु चाप। और बड़े वाले को हम बोलेंगे दीर्घ चाप। लघु चाप और क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। और इनको लिखने का एक तरीका होता है, आप लिखेंगे या तो आप इनको लिखेंगे चाप ए बी, ऐसे लिखा जाता है, या इनको लिखा जाता है साहब ए बी चाप, ये चाप का चिन्ह होता है। और या आप लिखेंगे चाप ए से बी, तो अगला चाप लिखेंगे चाप बी ए या बी ए चाप, ये लिख दिया। और अब आपको ये लिखना है कि ये जो चाप बना है वो आपका लघु चाप कहलाएगा, ये आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। ये आपका लघु चाप कहलाएगा, ये आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। इसका मतलब वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तो वर्त की जीवा कहलाती है। लेकिन वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का भाग ये है, वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का भाग ये, देखो ये ध्यान दो, इधर देखो ये वाला, एक ही बात है। तो ये ए बी भाग है, एक बी ए भाग है। तो एक छोटा है तो छोटे वाले को माइनर बोला जाता है, और हिंदी मीडियम बोला जाता है लघु चाप। और बड़ा वाला जो होता है उसको बोला जाता है दीर्घ चाप। और चाप को या तो चाप ए बी या चाप बी ऐसा नाम दे दो, वरना अगर ए बी के ऊपर ऐसे चांद के शेप का बन रखा, आप ध्यान से देखो, ये देखो इतना ऐसे बन रखा ऊपर घुमावदार है, ऐसे चांद सा मुकड़ा अगर बन रखा है ना, इसका मतलब
वो भी चाप का चिन्ह ही है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपके पास में चाप होंगे। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर। अब चाप के बारे में एक बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी। कैसे सर? चाप के बारे में इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आपने एक कोई वर्त बनाया और ये आपने ले लिया वर्त का केंद्र, कोई जरूरत और बिंदु यहां हो, बिंदु इस वर्त के केंद्र के बराबर हो जाए, एक बिंदु यहां हो जाए और एक बिंदु आपके यहां हो जाए, तो भी देख चाप बना, देख लो ये बना, ठीक है, ये चाप बन गया। इसका मतलब यहां अगर आप बात करोगे ना, तो इस बार अगर आप बात करोगे ए बी चाप और बी ए चाप आपस में बराबर है, और जिस दिन दोनों चाप बराबर हो जाते हैं उस दिन ये क्या बन जाएगा साहब? अर्धवर्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धवर्त। और आप गौर करके देख लो, ये अर्धवर्त बन सकता है। आप देख लो दोनों और नीचे वाले भाग दोनों बराबर है। जितना ए बी चाप है, मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए, ये डायरेक्शन आप जा रहे हो, जितना ए बी चाप है उतना का उतना बी ए चाप है। और जिस दिन दोनों चाप बराबर हो गए, कोई लघु चाप कोई दीर्घ चाप नहीं, लघु चाप और दीर्घ चाप एकदम बराबर हो गए, उस दिन ये क्या बन जाएगा? अर्धवर्त कहलाएगा। धीरे धीरे बातें आ रही, देख लो, हम वर्त शुरू किया, वर्त की त्रिज्या पे पहुंचे, वर्त की जीवा पे पहुंचे, वर्त के व्यास पे पहुंचे, वर्त के चाप पे पहुंचे, और धीरे धीरे हम अर्धवर्त पर भी आ गए। ये आपको बातें ध्यान रखनी। अब इनसे रिलेटेड दो वर्ड और हैं जो मैं आपको यहां बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में उनकी परिभाषा नहीं लिखूंगा। एक त्रिज्य खंड होता है और एक होता है वर्तखंड। एक त्रिज्य खंड होता है, एक क्या होता है? वर्तखंड होता है। तो अर्धवर्त की परिभाषा क्या होगी? यदि लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों बराबर हो तो उसको अर्धवर्त बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं दो स्थितियां आपके सामने और बनाता हूं, फिर 10वीं क्लास के अंदर आते हैं। 10वीं क्लास में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन करें। ये केंद्र O है, ये केंद्र O है, ठीक है। और यहां पर आपने वापस दो दो बिंदु ले लिए। यहां पर ये ले ली और आपने यहां मिला दी, ये से मिला दी। कुछ फर्क लग रहा है आप लोगों को? आपको सिर्फ फर्क ऐसे लग रहा है कि ये जो भाग बना है ना, ये वर्त की त्रिज्या और चाप के बीच का, और अगर वर्त की त्रिज्या और चाप के बीच का भाग होगा तो उसको क्या बोला जाएगा साहब? त्रिज्य खंड बोला जाएगा। और अगर वर्त की जीवा और त्रिज्या के बीच का भाग होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? वर्तखंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वर्तखंड। इनके बारे में बहुत अलग से डिस्कशन हम करेंगे। कहने का मतलब त्रिज्य खंड की परिभाषा क्या होती है? वर्त की त्रिज्याओं तथा वर्त के चाप के बीच बना भाग, वर्त की त्रिज्याओं तथा वर्त के चाप के बीच बना भाग वर्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। वर्त की त्रिज्याओं और जीवाओं के बीच में, वर्त की जीवा और वर्त के चाप के बीच बना भाग क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। अब छोटे छोटे यहाँ पर थीटा बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? थीटा। इनके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे। ये छोटा है तो ये लघु त्रिज्य खंड है, ये बड़ा है तो ये दीर्घ। मैं इसको बोल भी देता हूँ, ये लघु है और ये आपका क्या है? दीर्घ। वैसे ये क्या है? आपका लघु है और ये क्या आपका? दीर्घ है। बड़ा छोटा बनता रहेगा। इनको हम पढ़ेंगे 11वें चैप्टर 11। इनको मैं वहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँ, क्योंकि वही है सारी बातें, यहाँ करने से मतलब नहीं। परिभाषाएं यहाँ से बढ़ेंगी तो पहले हम ये पढ़ेंगे ना, इनको पढ़े बिना इनकी परिभाषा दे नहीं सकते, तो इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। पहली बात तो बताओ, ये जो मैंने बातें आपके सामने की है ना, ये अभी है आपके 9th क्लास की बातें। जो आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं साहब, मैं उसके बारे में किसी प्रकार का कोई सस्पेंस आपके सामने नहीं रखना चाहता, किसी टीचर के बारे में नहीं बोलना चाहता। आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका भाई आपको पढ़ा देगा। मैंने तो जीरो से शुरू किया, एकदम बेसिक से वर्त की परिभाषा से लेकर शुरू किया और मैं वर्त के त्रिज्य खंड तक मैं पहुंच गया। ये तो आपके 9th क्लास की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। इनको बढ़िया कल सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे सर, कल एकदम बेहतरीन तरीके से कल की क्लास में इनको लिख लें, कोई समस्या नहीं आएगी। पूरी की पूरी चीज़ों को इनको एकदम शानदार तरीके से हम लिखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा चीज़ें करने के लिए। ये आपको बातें ध्यान रखनी, ठीक है। तो मैं ऐसा ही काम करता हूँ, पहले ये समझो फिर बता दूँ, फिर ये समझो फिर ये बता दूँ, या पूरा आज ही समझा दूँ। वीडियो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, शायद मेरे हिसाब से क्लास लंबी भी हो जाएगी। और बेसिक शुरू किया तो बेसिक आपको कम से कम शुरुआत तो करनी पड़ेगी,
ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल की क्लास में इनको लिखते हैं सर, कल की क्लास में इनको लिखते हैं यहाँ तक वर्त के चाप तक। ये तो मैं 11वें चैप्टर में लिखूँ, अगले चैप्टर उनकी परिभाषा वगैरह यहाँ लिखने का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि इनके सूत्र भी लिखने, त्रिज्यखंड का सूत्र फिर क्या होता है, वर्तखंड का क्या होता है, वर्त के चाप की लंबाई क्या होती है, सारी बातें वहीं करेंगे, तो सूत्र वाले में हम कर लेंगे। एक बार हमारी क्लास यहाँ तक हो जाएगी आज की। इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं 10वीं क्लास वाला आपको कल की बात बता दूँ। पहले देखो एक बात होता है, आज हमने ये बातें कर ली 9th की, अब बढ़िया तरीके से इनको लिखते हैं। क्या करते हैं, बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से इनके नोट्स लिखें कल की क्लास में। वर्त की परिभाषा, स्थिर बिंदु, केंद्र वगैरह, कितने भागों में विभाजित करता है, सीवा वगैरह सारी चीज़ें करके हम बढ़िया तरीके से इनको लिखेंगे। ठीक है, इनको लिख लिया। फिर कल की क्लास में क्या कर लेंगे इनको, कल की क्लास में हम 10वीं क्लास वाला जो होगा ना, कल की क्लास इनको लिख लिया। परसों जो तीसरी क्लास होगी उनमें 10वीं क्लास वाला जो काम है 4-5 वीडियो बनेंगे सब, क्योंकि करें क्या बताओ, मजबूरी है ना, कर भी तो कुछ नहीं सकते, गड़बड़ यही, मजबूरी में तो काम करना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये बातें नहीं बताता तो मैं सीधा आता, तो मैं 10.1 अगर मुझे करवानी होती तो मैं तो कुछ मिनट में करवा देता आपको, कुछ ही मिनट में करवा देता, कोई समस्या भी नहीं थी मेरे को। मैं तो कहता कर लो साहब, हो गया काम आपका, इतना बेहतरीन तरीके से हो जाता। लेकिन नहीं साहब, हम काम करेंगे थोड़ा सा। 9th क्लास क्या हुई थी, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं तो पढ़ाऊंगा ना, मेरा तो काम है वर्त के बारे में वो बातें बताना। ऐसे वर्त के बारे में अनंत बातें हैं, लेकिन नहीं, कम से कम 9th 10th के लेवल की बतानी चाहिए। ऐसे 11th क्लास में वर्त नाम का चैप्टर होता है पूरा, ठीक है, लेकिन वो बातें नहीं, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो कम से कम पढ़ें यार, क्या किसी से पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी, इनको बढ़िया तरीके से समझना, क्या मैंने बोला क्या नहीं बोला। इनकी परिभाषा लिखेंगे कल वर्त से शुरू करेंगे और अर्धवर्त तक आएंगे। त्रिज्यखंड और लघु वर्तखंड, सॉरी त्रिज्यखंड और वर्तखंड हम इस क्लास में नहीं करेंगे, वो करेंगे हम कल की क्लास में। आगे जो क्लास आएगी ना इसके बाद वाली, उसके बाद हम कर लेंगे, 11वें चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। तो इनको मैं कल सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखवाऊंगा। अभी वैसे भी क्लास 20-25 मिनट की होगी, तो बढ़िया तरीके से इनको देख लें। कल की क्लास में इनको परिभाषा लिखते हैं, फिर परसों की क्लास जो होगी वो 10वीं क्लास का जो बेसिक होगा उसको समझ लेंगे और उसी में हाथों हाथ लिख लेंगे। उसी में समझना, उसी में लिखना, क्योंकि वो कोई लेक्चर बड़ा नहीं है आपके सामने, इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच सकते हो। क्योंकि वहाँ मुझे 2 ही बातें बतानी, एक तो स्पर्श रेखा बतानी, एक छेदन रेखा बतानी। उसके बारे में फिर लगभग 5 वीडियो मान सकते हो आप लोग, इंट्रोडक्शन का आएंगे अगर पर मैं शामिल करता हूँ तो। कोशिश करूँगा 4 वीडियो में ख़त्म करने की, क्योंकि अगर 4 में कर दूंगा तो फिर 10.1 में, ठीक है, पर में वाला आगे कर देंगे। पहले 10.1 के आप कितने वीडियो मान लो साहब, 3 वीडियो में काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। हो गया है, तो आज ये समझ लिया आपने। कल मैं इनके नोट्स लिखवा दूंगा, परसों मैं स्पर्श रेखा, छेदन रेखा के बारे में सारी बातें आपको बता दूंगा। ये हमने लिख लिया। परसों जो क्लास होगी वो 10.1 की हो जाएगी। फिर उसके बाद 10.2 का एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा, हल्का सा इंट्रोडक्शन प्लस पर में जो है वो मैं बता दूंगा आपको। फिर 10.2 में जो 13 सवाल है उनको बांट लेंगे 2-3 वीडियो के अंदर, क्योंकि सवाल बड़े भी हैं कुछ, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 ऐसे करके वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से आपको सब यहाँ तक आज काम करना है जो मैंने आपको बातें बताई, और बहुत लाजवाब सी चीज़ें आपको बोली है मैंने, और शानदार चीज़ मैंने 0 लेवल से शुरू किया और आपको अर्धवर्त तक पहुँचा दी। इनको हम 11वें चैप्टर में बेहतरीन तरीके से लिखवा दिया जाए। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने जो आपको बातें बोली गई, बढ़िया तरीके से इनको समझना। आपका भाई आपसे विदा लेता है, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।